आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस एम्पायर के बारे में जिसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस ग्रुप टाटा एम्पायर की। हमारी सुबह शुरू होती है एक कप चाय से, टाटा टी। आपके खाने में जो नमक डलता है, टाटा नमक। फिर आप काम पर जाने के लिए बाहर निकलते हैं और सड़कों पर दौड़ रही होती हैं टाटा मोटर्स की गाड़ियां। आसमान में उड़ रहे होते हैं एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के प्लेन। स्टारबक्स, जैगवार, लैंड रोवर, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, टाइटन, ताज होटल्स, वेस्ट साइड और 100 से भी ज़्यादा कंपनीज आपको इस एम्पायर में देखने को मिल जाएंगी। आप अभी इस वीडियो को पॉज करो और जितनी कंपनीज आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं उनमें से कितनों के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपने यूज़ किए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई एम 100% श्योर आप अभी जहां पर ये वीडियो देख रहे होंगे आपके आसपास टाटा के प्रोडक्ट्स ज़रूर होंगे। और टाटा ग्रुप के बारे में हम जब भी सोचते हैं केवल एक नाम दिमाग में आता है, भारत के रत्न लेट रतन टाटा सर का। आपको क्या लगता है इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर केवल 10-15 साल में बन गया होगा? जी नहीं, टाटा ग्रुप का इतिहास 200 साल से भी ज़्यादा का है। आइए जानते हैं भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिनके सम्मान में हमारा सर आज भी झुकता है, लेट रतन टाटा सर के बारे में आज के वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है 1937 में, जब सपनों की नगरी मुंबई में एक बच्चे का जन्म एक ऐसी विरासत के रूप में हुआ जिसने ना केवल एक देश को बल्कि पूरी दुनिया को आकार दिया। रतन टाटा, जिनका भारत के सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स में से एक बनना तय था, ने ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जो काफी अनप्रेडिक्टेबल थी। मुंबई की भीड़ से भरी सड़कें जो जीवन और सपनों से भरी हुई थी, उनके शुरुआती सालों की शांति और अकेलेपन के मुकाबले पूरी तरह से अलग महसूस हो रही थी। महज 10 साल की उम्र में रतन सर की दुनिया उनके माता पिता के डाइवोर्स से बिखर गई। इस उथल पुथल में उनकी दादी नवाजबाई टाटा एक अनोखा सहारा बनी। उनका प्यार भरा गले लगाना टाटा नाम से जुड़ी उम्मीदों के बोझ से उन्हें बचाने वाला एक सहारा बन गया। पर कोई गलती ना करे, ये उम्मीदें बहुत बड़ी थी। रतन टाटा सर के दादाजी JRD टाटा ने भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपने परिवार का नाम पहले ही मजबूत कर दिया था। इतनी बड़ी शख्सियत की छाया किसी भी कमजोर दिल को आसानी से दबा सकती थी। बचपन में रतन टाटा को अकेले रहकर सुकून मिलता था और उनका शर्मीलापन उनकी ढाल बन गया था। ये ढाल उस दिमाग की रक्षा कर रही थी जो चुपचाप देख रहा था, सीख रहा था और बड़े सपने बुन रहा था, क्योंकि उस शांत स्वभाव के पीछे एक मजबूत सपना पनप रहा था जो एक दिन इस पूरे टाटा एम्पायर को नया आकार देगा। रतन टाटा की यात्रा उन्हें कैंपियन स्कूल के हॉल से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट तक ले गई। लेकिन 1962 में भारत लौटने के बाद उनके बदलाव की असली शुरुआत हुई। उन्होंने टाटा स्टील में सबसे नीचे पद से काम शुरू किया, धैर्य और मेहनत से काम किया और हर दिन नए सबक सीखे। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ते गए उनके अंदर कुछ हलचल होने लगी। एक नया नजरिया उभरने लगा, टाटा एम्पायर का ऐसा नजरिया जो भारत की सीमाओं से बाहर तक पहुंच सके। 1971 में टाटा इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी संभालते हुए रतन टाटा ने कंपनी को नए फील्ड्स जैसे केमिकल और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ाया। उनका हर कदम एक सोचा समझा रिस्क था और आने वाले बड़े लक्ष्यों की सफलता का संकेत था। दुनिया को कम ही पता था कि ये शांत और सोचने वाला व्यक्ति एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाला है जो ना केवल इंडियन इंडस्ट्री को नया रूप देगा बल्कि ग्लोबल बिजनेस में भी अपनी छाप छोड़ेगा। रतन टाटा की कहानी सिर्फ एक कंपनी के बदलाव की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी बाउंड्रीज से आगे बढ़कर सपने देखने की हिम्मत की। जैसे जैसे टाटा ग्रुप में रतन टाटा का असर बढ़ता गया, वैसे वैसे उम्मीदें भी बढ़ती गई। लेकिन उनकी इस यात्रा को टाटा परिवार की विरासत ने नहीं, बल्कि उनकी दादी नवाजबाई टाटा के गहरे प्रभाव ने आकार दिया। नवाजबाई शक्ति और नैतिकता की एक मजबूत पिलर थी। जब रतन टाटा के माता पिता का तलाक हुआ और उनकी दुनिया बिखरने लगी तो नवाजबाई उनके लिए सहारा बन गई। मुश्किल समय में उनका प्रेजेंस रतन टाटा के लिए स्टेबिलिटी का संकेत था। उनके गाइडेंस में रतन टाटा ने वो सबक सीखे जो उनके कैरेक्टर और लीडरशिप की ताकत बनेंगे। वो उनसे कहती थी, शिक्षा तुम्हारा कवच है। ये शब्द सीखने का एक जुनून जगाते हैं जो तुम्हें सागर पार ले जाएगा। ये उत्साह रतन को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तक ले गया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, एक ऐसा रास्ता
जो उनके इंतजार कर रहे बिजनेस एम्पायर से काफी अलग था। लेकिन टाटा की विरासत ने रतन टाटा को आसानी से नहीं छोड़ा। 1962 में वो टाटा ग्रुप के स्टील बिजनेस में काम करने के लिए भारत लौट आए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये डिसीजन जल्दी ही उनकी हिम्मत की एक बड़ी परीक्षा बनेगा, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रतन टाटा की लीडरशिप की असली परीक्षा 1984 में हुई, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। यूनियन कार्बाइड प्लांट में गैस लीक हुई, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। इस घटना ने रतन टाटा को एक ऐसे संकट में डाल दिया जहां व्यापार और मानवता का मिलन हुआ। यहीं पर रतन की असली पर्सनैलिटी सामने आई। वो सिर्फ एक ऊंचे पद पर बैठकर डिसीजन लेने वाले एग्जीक्यूटिव नहीं थे, वो एक कंपैशनेट लीडर थे जिन्होंने पीड़ितों के लिए मदद, समर्थन और मुआवजे की व्यवस्था की। इस कष्टदायक अनुभव ने उस विश्वास को और मजबूत कर दिया जो रतन टाटा के भविष्य के डिसीजंस को दिशा देगा। एक बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी की भलाई के लिए होना चाहिए। ये एक ऐसा प्रिंसिपल था जिसे बार बार चुनौती दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कॉरपोरेट लीडरशिप के मुश्किल रास्तों को पार किया था। 1990 का दशक नई चुनौतियां लेकर आया, जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप के पोर्टफोलियो को सुधारने का मुश्किल काम करना पड़ा। उनकी आलोचना करने वाले गिद्ध की तरह उनके चारों ओर मंडरा रहे थे और कह रहे थे कि वो टाटा एम्पायर को आगे बढ़ने के बजाय खत्म कर रहे हैं। लेकिन इस समय रतन की दादी के शब्द उनके दिमाग में गूंजते रहे, वो करो जो सही है, वो नहीं जो आसान है। हर डिसीजन के साथ रतन टाटा ने फ्लेक्सिबिलिटी की एक नींव रखी, जिससे यह साबित हुआ कि लंबे समय तक के फायदे तुरंत मिलने वाली सफलता से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सिर्फ एक कंपनी को लीड नहीं कर रहे थे, वो एक नया नजरिया बना रहे थे कि बिजनेस क्या हो सकता है। दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत जो केवल प्रॉफिट से इंस्पायर नहीं होता। जैसे जैसे रतन टाटा का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ी। वो सिर्फ एक बड़ा एम्पायर नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि एक बेटर दुनिया बनाना चाहते थे। ये सोच उन्हें नए बिजनेस टेकओवर्स, इनोवेशंस और आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी और एक बिजनेस लीडर के रूप में उनकी जगह को मजबूत करेगी। साथ ही वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनेंगे। जब हम रतन टाटा की यात्रा को और गहराई से समझते हैं, तो हमें इसके असली सबक सिर्फ बोर्ड रूम में नहीं, बल्कि उनके बचपन के घर के शांत कोने में मिलते हैं। यहां अपने दादा JRD टाटा की देखरेख में रतन टाटा ने जो सीखा, वही उनके करियर और कैरेक्टर को आकार देने वाला बना। कम उम्र से ही रतन टाटा को एक खास प्रिविलेज का एहसास था। उनके दादाजी JRD टाटा के साथ बिताए हर पल, सुनाई गई हर कहानी और दी गई हर सलाह उनके जीवन का हिस्सा बन गई। JRD टाटा के साथ उनका गर्मजोशी और मूल्यों से भरा रिश्ता एक ऐसे विजन की नींव था जो एक दिन भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक का नेतृत्व करेगा। फिर भी इस नर्चरिंग एनवायरनमेंट के पीछे एक गहरा तनाव था जो रतन टाटा के लीडरशिप स्टाइल को आकार देगा। JRD टाटा का एथिक्स और सोशल अवेयरनेस पे जोर अक्सर बिजनेस की सफलता की सख्त उम्मीदों से टकराता था। प्रॉफिट ही एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। रतन अक्सर अपने दादाजी के इस विश्वास को याद करते थे। ये सोच जिसने टाटा ग्रुप के DNA में जिम्मेदारी को जोड़ा, रतन टाटा के लिए दिशा भी थी और एक बड़ी चुनौती भी। जैसे जैसे रतन टाटा बड़े हुए, उन्होंने खुद को एक अहम मोड़ पर खड़ा पाया। उस दौर में जब हर कोई पैसे और फायदे की तरफ दौड़ रहा था, क्या वो उन परंपराओं को बनाए रख पाएंगे जिन्होंने पीढ़ियों से टाटा नाम को डिफाइन किया है। JRD टाटा की शिक्षा की असली परीक्षा तब हुई जब रतन टाटा को काफी इंपॉर्टेंट फैसले लेने थे। इन फैसलों में अभी मिलने वाले फायदे की चाह सोशल वेलफेयर पर भारी पड़ती थी। इन मुश्किल क्षणों में JRD टाटा की सीख सबसे ज्यादा सामने आई। टाटा ट्रस्ट की कहानियों से, जिसने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा दिया, रतन टाटा ने यह सीखा कि बिजनेस सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के बारे में। जब रतन टाटा ने आखिरकार टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली, तो उन्हें उन उम्मीदों का सामना करना पड़ा जो किसी छोटे आदमी को दबा सकती थी। लेकिन परंपरा को बचाने के बजाय उन्होंने आगे बढ़ने और नएपन लाने का फैसला किया। अपने दादा की तरह रतन टाटा ने ऑटोमोबाइल्स, केमिकल और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कदम रखकर टाटा ग्रुप को डाइवर्सिफाई किया। रतन टाटा को सिर्फ विरासत नहीं मिली, उन्होंने इसे नया रूप दिया और टाटा ग्रुप में एक नई जान डाल दी। उनकी यात्रा से यह साफ झलकता है कि जिम्मेदारी और दूरदर्शिता से बने पारिवारिक रिश्तों की कितनी ताकत होती है। JRD टाटा की दी हुई सीख रतन के लीडरशिप क्वालिटी की नींव बनी, जिसने उन्हें मॉडर्न बिजनेस की चुनौतियों में रास्ता दिखाया और यह भी सुनिश्चित किया कि टाटा ग्रुप समाज पर अच्छे असर का प्रतीक बना रहे।
ये सिर्फ कॉर्पोरेट सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो समाज के प्रति गहरे सम्मान से भरी हुई लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। ये एक ऐसा मैसेज है जो सिर्फ बोर्ड रूम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी बदलती दुनिया में पर्पस और पैशन के साथ लीड करने का महत्व बताता है। जब रतन टाटा चेयरमैन बने तो विरासत और उम्मीदों का भार उन पर था। टाटा ग्रुप के ऑफिस में उत्सुकता और हल्की बेचैनी की फुसफुसाहट गूंज रही थी। यहीं इस खास मोड़ पर रतन टाटा का असली व्यक्तित्व उभर कर सामने आने लगा। साहस, दूरदर्शिता और टाटा ब्रांड की शक्ति में गहरे विश्वास का एक अनोखा मेल। रतन टाटा का सबसे साहसिक कदम 2008 में तब सामने आया जब दुनिया ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। $2.3 बिलियन में जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने के इस फैसले से इंडस्ट्री में हलचल मच गई। संशय रखने वालों ने तुरंत रतन टाटा के इस कदम पर सवाल उठाए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुश्किल दौर में था, फिर भी रतन टाटा ने इस अनिश्चित माहौल में रिस्क उठाने का फैसला किया। जहां औरों को सिर्फ खतरा दिखा, वहां रतन टाटा ने इसमें एक बड़ा मौका देखा। उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर की बेहतरीन कारीगरी को समझा। विरोध के बावजूद रतन टाटा अपने फैसले पर डटे रहे और आगे बढ़े। ये फैसला बदलाव लाने वाला साबित हुआ। रतन टाटा के कार्यकाल के अंत तक जैगवार और लैंड रोवर टाटा मोटर्स की सफलता की बुनियाद बन गया। इससे टाटा ने दुनिया भर के ग्राहकों का दिल जीता और लग्जरी कार मार्केट में एक नई पहचान बनाई। लेकिन रतन टाटा की सोच सिर्फ लग्जरी तक सीमित नहीं थी। एक बड़े कदम के रूप में उन्होंने मार्च 2009 में टाटा नैनो लॉन्च की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में बनाई गई थी। यह सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं था, बल्कि एक सामाजिक मिशन था। इसका मकसद था भारत के मिडिल क्लास परिवारों को आगे बढ़ाना और हर किसी के लिए यात्रा को आसान बनाना। हालांकि नैनो की यात्रा आसान नहीं रही। टेक्निकल फॉल्ट्स और सिक्योरिटी के मुद्दों ने जल्द ही रतन टाटा के विजन को मुश्किल में डाल दिया। जो शुरुआत में एक उम्मीद की कहानी थी, वो जल्द ही एक वार्निंग बन गई। उम्मीदों के बावजूद केवल 2.5 लाख कार बिकने के बाद नैनो प्रोजेक्ट को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। 2018 तक नैनो का सपना खत्म हो गया और इसे बंद कर दिया गया, ये कहते हुए कि टाटा ब्रांड अपनी क्वालिटी और प्रतिष्ठा से बहुत दूर हट गई है। फिर भी इन चुनौतियों का सामना करते हुए रतन टाटा को अंदरूनी रूप से भी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका वन टाटा इनिशिएटिव, जिसका उद्देश्य टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज के बीच मजबूत तालमेल बनाना था, को कड़ा विरोध झेलना पड़ा। सब्सिडरी कंपनी अपने पहचान के खो जाने के डर से इसे स्वीकार करने में हिचकिचा रही थी। लेकिन रतन टाटा अपने विचारों पर डटे रहे। उनका मानना था कि भविष्य में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोलैबोरेशन जरूरी है। असहमति के बावजूद उन्होंने ज्यादा सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की और तालमेल को बढ़ावा दिया। रतन टाटा का युग केवल रिस्क और इनोवेशंस के द्वारा ही नहीं, बल्कि गहरे फिलोसॉफिकल डिबेट्स द्वारा भी पहचाना गया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति उनकी कमिटमेंट, जो टाटा ट्रस्ट को दिए गए डिविडेंड में दिखी, ने सिर्फ रिटर्न पर ध्यान देने वाले शेयर होल्डर्स के बीच शक पैदा कर दिया। फिर भी रतन टाटा डटे रहे, पक्का विश्वास करते हुए कि परोपकार से जुड़ी एक कॉरपोरेट लेगेसी ना सिर्फ सराहनीय थी, बल्कि महत्वपूर्ण भी थी। जैसे ही रतन टाटा 2012 में पद छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनके उत्तराधिकारी के रूप में साइरस मिस्त्री की अपॉइंटमेंट कंटिन्यूटी का वादा कर रही थी। फिर भी इसके बाद उथल पुथल का दौर आया, जब एक बोर्ड रूम क्लैश हुआ जिसने टाटा एम्पायर की नींव हिला दी। जीत और चुनौतियों की इस यात्रा में रतन टाटा एक ऐसे लीडर के रूप में उभरे जिन्होंने अनिश्चितताओं को अपनाया और समझा कि असली कॉरपोरेट लीडरशिप के लिए रणनीतिक कौशल से ज्यादा की जरूरत होती है। ये लेगेसी, रिस्क और उन लोगों की बदलती आकांक्षाओं को समझने की मांग करती है जिनकी आप सेवा करते हो। हर साहसिक फैसला, चाहे वो सफलता हो या विवाद, रतन टाटा की लीडरशिप के खास अंदाज का उदाहरण बना और टाटा एम्पायर की विरासत को नया आकार दिया। टाटा नैनो का संघर्ष और लैंड रोवर जैगुआर की जीत के अनुभव रतन टाटा की कहानी में महत्वपूर्ण अध्याय बन गए, जो रिमाइंडर्स के रूप में कार्य करते हैं कि साहसिक प्रयास एक साथ इंस्पायर और खुद से दूर कर सकते हैं। इन सब के बीच रतन टाटा एक दूरदर्शी बने रहे। उनकी यात्रा आशा, विवाद और सीमाओं को पार करने के अटूट संकल्प के धागों से बुनी गई थी। अंत में रतन टाटा की विरासत किसी सफलता या विफलता से नहीं, बल्कि उनके बड़े सपने देखने के साहस और मुश्किल हालातों में उनके धैर्य से डिफाइन होती है।
ये एक ऐसा लीडर का उदाहरण है जो समझता था कि असली इनोवेशन का मतलब अक्सर उम्मीद और हकीकत के बीच बैलेंस बनाना होता है, हमेशा बेहतर भविष्य की ओर अपनी नजर रखते हुए। और अगर आप दुनिया के सबसे विजनरी एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने उनके सक्सेसफुल बिजनेस लेसन्स और फेलियर्स का सामना करने के बारे में बताया है।